आप कक्षा 12 का गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का साइक्लोट्रॉन यंत्र के बारे में आप पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इसमें आपको बारीकी से आप एक बार में कोशिश करिए कि आपको ये याद हो, क्योंकि जितना जल्दी आपकी थ्योरी इसकी कंप्लीट होगी, इसका न्यूमेरिकल भी स्टैंडर्ड होता है। हम चाहेंगे कि आप इसको याद करें। सबसे पहले तो उपकरण के बारे में ही थोड़ा लिखा जाता है, तो ये जान लीजिए कि यह एक उपकरण है, ठीक है। 1934 ईस्वी में लॉरेंस और लिविंगस्टन ने इसको बनाया था। धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को उच्च ऊर्जा को त्वरित करने में इसको किया जाता है, उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है, जिसका उपयोग हम कृत्रिम नाभिकीय विखंडन में हम करते हैं, ठीक है। इसमें सिद्धांत क्या था ये जानिए। सिद्धांत था कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर परिक्रमण करता है कोई आवेश, तो उसकी आवृत्ति जो होगी कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। यानी जो कण मूव कर रहा है उसकी आवृत्ति उसकी ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। क्रॉसित ई और बी का प्रयोग करके, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग कर, क्रॉसित का मतलब होता है एक दूसरे के लंबवत प्रयोग करके बार बार ई में प्रवेश कराकर उच्च ऊर्जा तक आवृत्ति तक हम इसे त्वरित कर सकते हैं, है ना। किसको? धनावेशित कण को, है ना। तो धनावेशित कण को त्वरित करने के लिए हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो एक दूसरे के लंबवत हों उनमें प्रवेश कराते रहेंगे, तो उसका क्या होगा? त्वरित हो जाएगा, यानी उसका वेग बढ़ जाएगा। अब इसमें संरचना में देखिए, ये संरचना के लिए आपको यहाँ समझना पड़ेगा। ये दो ठो गोलाकार डिज हैं, D1 और D2। इनके बीच में एक गैप होता है, ठीक है। दोनों डिजों के बीच उच्च आवृत्ति के वोल्टेज का AC वोल्टेज लगाया जाता है और डिज के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का, या 1.5 टेस्ला का। डिज के अंदर जो गैस होती है उसका दाब होता है 10⁻⁻6 mm पारे का, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटर पे एक स्रोत बनाया जाता है जिससे आयन निकल सके। आयन को निकालने का स्रोत बनाते हैं। इसमें एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट को गर्म करते हैं तो वहाँ की गैस में से आयन उत्पन्न होते हैं जिन्हें त्वरित किया जाता है, ठीक है। हमने ये संरचना में आपको लिखा है और इस आधार पे लिखा है कि आपको याद हो, इसीलिए क्रम दिया हमने। खोखला धातु का D1 D2 होता है, जिसे क्या कहते हैं? डिज कहते हैं। दिख रहा है आपको? इनके बीच स्मॉल गैप होता है। अभी हम बता रहे थे स्मॉल गैप, आप देखना चाहें तो यहाँ देखें, ये दोनों के बीच में एक स्मॉल गैप है, गैप होता है। उसके बाद इनके बीच 10⁵ वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है। इसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज AC का लगाया है। उसके बाद डिज के अंदर जो दाब होता है वो 10⁻⁻6 mm पारे का होता है। ये चीज़ें आपको याद करने की चीज़ है, ये याद करिए, कंपटीशन में भी इसका यूज होता है। अब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को एक दूसरे के लंबवत लगाया जाता है। उसमें विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है 1.5 टेस्ला का होता है लगभग, ठीक है। डिज के अंदर S पर आयन स्कोर होते हैं, यानी आयन स्रोत होता है, जिसमें हीटेड फिलामेंट का प्रयोग होता है। हीटेड फिलामेंट लगा होता है जो उपस्थित डिज में H2 यानी प्रोटॉन या हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम को आयनित करता है और धनायन प्राप्त होता है। क्लियर हो गई आपको? अब देखिए क्रियाविधि में क्या हो सकता है। क्रियाविधि को समझने में काफ़ी हद तक थ्योरियाँ समझ में आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि कम द्रव्यमान का +Q आवेश स्रोत से निर्गत हो गया, और निर्गत होगा तो धन है तो D2 ऋण वाले डिज की तरफ चलेगा, है ना, जाता है। D1 और D2 के गैप में लगे विभवांतर से त्वरित हो जाता है, क्योंकि वहाँ विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, और वेग V से प्रवेश करता है, यानी दूसरे डिज में प्रवेश करता है। फिर दूसरे स्टेप में हमने दिया है, ये स्टेप 1 कह लीजिए। दूसरा स्टेप हम आपको ये दे रहे हैं
कि डिज के तल के 90 अंश पर लगे चुंबकीय क्षेत्र के कारण आयन नियत चाल भी और त्रिज्या r से वृत्तीय पथ पर चलने लगता है। इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल आपको मिलता है चुंबकीय बल से। जो अभिकेंद्र बल जब राउंडेड गति करेगा तो आवश्यक अभिकेंद्र बल उसको जो बनेगा वो मिलेगा आपको चुंबकीय बल से। तो क्यू भी बी बराबर एम भी स्क्वायर बाई आर। तो त्रिज्या आ जाएगी एम भी बाई क्यू बी। अर्धवृत्त में जो समय लगेगा तो आधा ही है, यानी 2 पाई आर का आधा, यानी पाई आर बाई क्या होगा भी का मान अगर रख देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। ठीक है। आयन का आवर्तकाल जो होगा, चूँकि आधा चलने में ये समय लगा है तो पूरा राउंड करने में ये समय लगेगा। ठीक है। तो यही आपकी आवर्तकाल हो जाएगा साइक्लोट्रॉन के जो मूव कर रही है कण। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति के लिए इस आवर्तकाल का उल्टा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब इसमें एक स्पेशल क्या हुआ कि लगातार डिज में प्रवेश से आवृत्ति बढ़ती जाती है ना। अब क्यू क्या होगा, त्वरित होता रहता है। त्वरित होगा तो उसका वेग भी क्या होगा, लगातार बढ़ेगा। तो ऐसे बढ़ते हुए अगर हम देखें कि एक बड़ा त्रिज्या वो अगर बना लेता है, ठीक है ना, जब बढ़ते बढ़ते उसकी त्रिज्या मैक्सिमम हो जाएगी तो उस समय उसका भी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। त्रिज्या बढ़ने का मतलब डिज से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन उस समय उसकी त्रिज्या मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है। तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो एम भी मैक्स बराबर क्यू बी आर आ जाएगा। ठीक है। आप इसको समीकरण में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए प्लस क्यू की गतिज ऊर्जा जो होगी, यानी आवेश की जो गतिज ऊर्जा होगी हाफ एम भी स्क्वायर होगी उस समय जब वो लास्ट स्टेज में होता है, यानी मैक्सिमम त्रिज्या पर होता है। तो उस समय आपका यहाँ पे हम एम भी मैक्स को अगर स्क्वायर कर लें, देखिए ठीक है ना, तो इसको 2 करके हम m को स्क्वायर करें, यानी एक m का ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने, तो ये एम भी स्क्वायर मैक्स हो गया। अब इस पूरे की जगह पे हम ये रख सकते हैं, तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी जो होगी है ना, इसमें ये चक्रों की संख्या पर निर्भर करेगी। ये जो आई हुई है, ये अधिकतम जो आया है गतिज ऊर्जा वो कई राउंड के बाद आया है और त्वरित विभव के कारण आया, यानी ई पर जो आप त्वरित विभव यहाँ लगा रहे हैं ये त्वरित विभव के कारण आया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है आपको इस ऊर्जा के बराबर होगी। यहाँ पे n चक्करों की संख्या यानी राउंड जो ले रहा है उसकी संख्या है और भी d1 और d2 के बीच विभवांतर है। ये समझ में आ गया। इन सूत्रों का प्रयोग, इस सूत्र का प्रयोग, इस सूत्र का प्रयोग और इस सूत्र का प्रयोग अक्सर आपको यूज करना पड़ता है आंकिक प्रश्नों में, इसलिए आप इसको ठीक से समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यंत्र की विमा, यंत्र की सीमा क्या होगी, यानी यंत्र कब तक काम करेगा और क्यों करेगा। इसका उपयोग धनावेशित कण के लिए कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है आपके पास। यंत्र त्वरित न्यूट्रॉन है ये, यहाँ पे ये न्यूट्रॉन आप एन लिखेंगे तो दिक्कत होगी। न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकते क्योंकि वो आवेशित नहीं है। जब आवेशित नहीं है तो उस पर क्यू बी बी साइन थीटा भी नहीं लगेगा, यानी चुंबकीय बल भी नहीं लगेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन त्वरित नहीं होगा क्योंकि उसका मास कम होता है, द्रव्यमान कम होता है और कम चक्कर वो तेजी के से लगा सकता है, यानी उसकी त्रिज्या तेजी से बढ़ सकती है। आवेशित कण उच्च वेग एक त्वरित नहीं कर सकता। आवेशित कण जो होगा उच्च वेग से त्वरित नहीं कर सकते, क्योंकि वेग का मान अगर ये हो जाएगा, यानी प्रकाश की चाल के बराबर हो जाएगा या उससे बड़ा हो जाएगा, तो द्रव्यमान नियत होने पर ये सूत्र होता है गतिक द्रव्यमान और विराम द्रव्यमान में। तो अगर यहाँ देखिए सूत्र में दिख रहा है कि अगर v का मान c के बराबर हो गया तो उसका द्रव्यमान जो होगा विराम द्रव्यमान में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे वो काम करना बंद कर देगा। यानी जब आप उस पर बमबारी करेंगे कहीं विघटन के लिए तो वो काम नहीं करेगा। ये समझ में आ गया आप लोग को। तो याद रखिएगा, साइक्लोट्रॉन यंत्र है जो 2 धात्विक टीचों से बना होता है। दोनों डिज के बीच में स्मॉल गैप होता है, उनके बीच में 10⁵ वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाता है। डिज के अंदर का दाब 10⁻⁻⁶ mm पारे का होता है
और जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं एक दूसरे के लंबवत लगाते हैं, उसमें चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है लगभग 1.5 टेस्ला होता है। ठीक है। डिस्क के अंदर जो आयन स्रोत होते हैं, आयन बनाने के स्रोत होते हैं, उसे हीटेड फिलामेंट से गर्म करके गैसों को आयन बनाया जाता है। क्रियाविधि में है कि जब आवेश मूव करेगा तो पहले D2 यानी नेगेटिव की तरफ खींचेगा, उसके बाद विभवांतर से त्वरित होगा, त्वरित होकर वेग से चलने लगेगा तो दूसरे डिज में पहुंचेगा यानी D1 में पहुंचेगा। इस तरह हर बार जब चुंबकीय क्षेत्र में रन करता जाएगा और गैप की वजह से उसका वेग बढ़ता जाएगा डिज गैप से, तो इस तरह से वो काम करेगा। धन्यवाद। याद रखिएगा, एक बार में अगर आप ठीक से इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और वीडियो को देखते हुए ही समझिए, वीडियो को बाद में देखने की कोशिश मत करिए, एक बार में पूरा देखिए, नोट बनाइए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।